Hello everyone, good evening. This side Vinay Sharma, and today we are going to see an important topic related to strategic reform. And what are these reform? These are reform related to disinvestment policies of Indian government. Last time we talked about Ramsar Wetland side, but this time we are talking about disinvestment policy of Indian government. Okay, so let's start. तो होता क्या है इसमें, सेंटर ने डिसाइड किया है डिसइन्वेस्टमेंट करने का, और ये पॉलिसी काफ़ी पहले से चली आ रही है। इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है दीपम। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दीपम के बारे में। DIPM दीपम। ओके, दीपम का पूरा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये है दीपम के बारे में। विजन देख लीजिए, इसके मिशन देख लीजिए, टोटल क्या क्या है। Okay, wait a minute. Let me minimize it. Okay. विजन इसके क्या है भाई? प्रमोट पीपल ओनरशिप ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू शेयर इन देयर प्रॉस्पेरिटी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, efficient management of public investment in CPSE for accelerating economic development and augmenting government response for higher एक्सपेंडिचर। ओके, इसकी मिशन क्या क्या है? लिस्ट करो CPSE को स्टॉक एक्सचेंज में, और जिससे कि प्रमोट करो लोगों के ऑनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, टू ब्रिंग इन ऑपरेशनल इफिशिएंसी इन द CPSE थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरिंग देयर ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। तो ये इसके चीज़ है। ठीक है, पहली बार ये कब बनाया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज सेट अप एट अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑन 10 दिसंबर 1999। इसको बाद में रीनेम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को 6 सितंबर 2001 को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 2004 में डिपार्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट को एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को रीनेम करके दीपम बनाया गया। कब? 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, प्रेजेंट में अभी यही काम कर रहा है और यही सारा स्पेसिफिकेशन जो भी है वो सब कुछ देख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया बैकग्राउंड दीपम के बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, इनका विजन और मिशन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि विजन इनका यही है कि सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेज जो भी हैं तो उनको डिसइन्वेस्टमेंट करें बहुत अच्छे तरीके से, और जिसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से काम करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो हम गवर्नमेंट के वेलफेयर मतलब एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करें, नेक्स्ट कैपेक्स जनरेट हो उसी से। ठीक है, इसके मिशन क्या क्या है मैंने बता दिया आपको कि नेशनल इंटरेस्ट पे और पार्टिसिपेशन लोगों का होना चाहिए, इफिशिएंसी आनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये इसके क्या है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इंप्रूव इफिशिएंसी ऑफ CPSE थ्रू अकाउंटेबिलिटी टू इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, ये मैंने बता दिया डिपार्टमेंट कब बना इसका कैन में। अब मैं बात करता हूँ ये रिसेंटली में न्यूज़ में क्यों आया, इसके पीछे आर्टिकल लिखा क्यों गया। बेसिकली अभी हुआ क्या है कि LIC ने ना अपने शेयर जारी किए हैं कुछ, मतलब शेयर कैसे? OFS से। OFS का मतलब क्या होता है? ऑफर सेल शेयर होते हैं। मतलब एक बार शेयर्स आ चुके हैं और उसके बाद ये दोबारा शेयर अप्लाई किए जाते हैं। मतलब मार्केट में तो आ चुके हैं ऑलरेडी शेयर। ठीक है, और मार्केट में आने के बाद में इन शेयर को दोबारा ऑफर फॉर सेल होता है ये। ठीक है, तो इसमें काम किया जाता है ये। तो उसमें क्या हुआ कि अभी LIC ने 6.5% अपने जो भी है वो टोटल शेयर इसको क्या करे हैं? बेचे हैं। ठीक है, और जिससे कि प्रॉफिट जनरेट हुआ है कितना? 31,552 करोड़ रुपए टोटल जो अभी तक निकल के आया है। और दिस परफॉर्मेंस इज द बेस्ट। ठीक है, दिस परफॉर्मेंस इज द बेस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2020 व्हेन जस्ट ओवर 50,000 करोड़ वाज रियलाइज्ड ओवर द ईयर। ठीक है, तो ये सब इसमें काम हुआ है। उसके बाद क्या किया गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बात करना क्यों चाह रहा हूँ। इसमें है क्या कि पहले क्या करते थे, पूरी एक कंपनी के शेयर जारी कर दिए और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दिए, उसके बाद उसको टोटल उठा के बेच देते थे। ठीक है, तो इससे दिक्कत होती थी कहीं ना कहीं और उतना पैसा नहीं मिल पाता था। फिर इन लोगों ने क्या किया कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा ना करके हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने फिर थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटना स्टार्ट किया OFS में। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि OFS में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो ही अपने जो स्टेक है ना जो भी उसको शेयर करता है, सेल करता है। ठीक है, टू हेल्प प्रोमोटर और इंस्टीट्यूशन रिड्यूस और एग्जिट देयर स्टेक। ठीक है, नो
अंडरराइटर इन्वॉल्व कंडक्टेड बाय अ स्टॉक एक्सचेंजर, लोअर कॉस्ट मिल जाते हैं, कोई अंडरराइटिंग या डायरेक्ट इश्यूएंस नहीं होता है, अवेलेबल टू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ये मिल जाते हैं टोटल मिला के। तो ये OFS होता है टोटल मिला के, ठीक है। और आईपीओ क्या होता है? आईपीओ पहली बार लिस्टेड होता है कोई भी चीज़, मतलब पहली बार कोई कंपनी हो वो मार्केट में एंटर करे, आईपीओ होता है। और एफपीओ का मतलब होता है एक बार शेयर लिस्ट हो चुके हैं उसके बाद दोबारा और जारी किए जाए शेयर, तो वो एफपीओ में आ जाता है, ठीक है। और फिर मुझे क्या बताना है इसमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी थी जिस वजह से मैंने ये टॉपिक उठाया, उसके पीछे रीज़न ये है कि समझने की कोशिश करना। सिंस 1991 दिस स्लिप्ड टू 16% एंड 9% इन फाइनेंशियल ईयर 21 and 22 when target of 2.1 lakh crore and 1.5 lakh crore were penned down. In the 5 year till financial year 2026 the strike rate is barely 30% on average. Now the policy of creeping minority stake sales through obvious route could be user a changer in pattern, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा करके बांटना स्टार्ट किया है। पहले क्या होता था एक साथ बांटते थे, उन्होंने OFS रूट प्रेफर किया है। इट इज लेस cumbersome and quicker than IPO and follow on offering. IPO और FPO से बेटर है OFS, ठीक है। और इन्होंने LIC को छोड़ करके, मतलब LIC को भी काउंट करके LIC को किए हैं शेयर जारी। उसके बाद OFS कोल इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, NHPC में, NLC, GIC, IRFC, कोचिंग शिपयार्ड, इन सबसे टोटल मिला के इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ रुपए टोटल कमाया है, ठीक है। और LIC OFS took banker by surprise. The advantage of catching market player off guard is that the valuation can be benefit provided the floor price is set right. होता क्या है OFS में एक प्राइस सेट कर दिया था, इससे नीचे हम नहीं बेच पाएंगे भाई। तो बिडिंग करने वाले लोग आते हैं, वो बिड करते हैं कि भाई हमें इतने में खरीदना है, तो बोलता है ठीक है खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे नीचे नहीं खरीदे कोई। तो फिर बिडिंग लगाते हैं, बिडिंग के बाद वो लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद वो मार्केट में रिलीज कर देते हैं पैसे के मारे में, ठीक है। ये तो सब बातें हो गई जो भी इस पर लिखा है। अब समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2026 का, उसमें बोला था गवर्नमेंट ने कि मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे दिखाता हूँ, मैंने वो लाइन मतलब ड्रॉ करके रखी है यहाँ पे, पेज नंबर 100 पे है, ठीक है। इसमें है क्या, देखो समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है कि ओके, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज ऑलरेडी बिलो 60%, ठीक है। जो भी 30% ऑफ लिस्टेड CPSE है उसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो लेस देन 60% हो चुका है। अब होता क्या है, गवर्नमेंट कंपनी वो क्यों कहलाएगी PSU या CPSE क्यों कहलाएगी? जब तक गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट 51% शेयर होने चाहिए, मतलब उसकी जो स्टेक है ना वो 51% होना चाहिए। लेकिन अब है क्या कि मतलब 60 से नीचे रह चुके हैं, तो गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अगर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और फर्दर तो हमारी ऑनरशिप चली जाएगी, तो पूरा प्राइवेट में चला जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट डेफिनेशन ही चेंज कर रही है इसमें, मतलब चाहती है ऐसा कि गवर्नमेंट डेफिनेशन चेंज कर दे किसमें, कंपनी एक्ट में। और कंपनी एक्ट में डेफिनेशन चेंज करके कर दे कि जिसके पास 26% ऑनरशिप रहेगी वही उसका स्पेशल मालिक रहेगा, वही देखेगा और कोई नहीं देखेगा। ये 51% का जो कोटा है उसको खत्म कर देते हैं और 26% कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसे इतना है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मैं दिखाऊं इनको कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे क्लियर नहीं है। अब आप खुद देखो ये चीज़ कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग CPSE 2020 में कितने थे, 256, यही 25 में 291 हो गए। पहले जो ग्रॉस टर्नओवर लाख करोड़ रुपीस में 24.62 लाख करोड़ रुपए दे रहे थे, अब वही 37.01 लाख करोड़ ग्रॉस टर्नओवर दे रहे CPSE। 5 साल की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। नेट प्रॉफिट 0.93 से लेके 2.91 पहुंच गई, देखो आप। और डिविडेंड जो सरकार को दिया है वो 0.27 से लेके कितना दिया है, 1.39% दिया है। तो CPSE जो है हम लोगों के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल इनको सेल करना है। आई डोंट नो क्यों सेल करना है, इतना पैसे का क्या जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट जो सरकार को प्राप्त हो रही है वो मतलब इंटरेस्ट पे तो थोड़ा ठीक है, कम मिलता है, कोई बात नहीं। लेकिन डिविडेंड इन प्रॉफिट में देखो, डिविडेंड इन प्रॉफिट में कितना मिल रहा है, 3.08 फाइनेंशियल 225, मतलब 2025 में फाइनेंशियल ईयर में 3.08 मिला, 2024 में 1.71 करोड़ रुपए मिला, ठीक है, लाख करोड़ रुपीज़, ये लाख में है सारा कुछ, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रांट तो जितना पहले मिल रहा था वही है कि बाहर से जो भी हमें दान वान दे दे। ये अदर्स वाला जो है ना, अदर, ये पोर्शन क्या है, ये तुम्हारा ऑफशूट बोरोइंग जो भी हो रही है वो, और RBI के द्वारा जो रुपए ट्रांसफर किया जा रहा है ना वो, ये अदर में इंक्लूड है, जो कि सरकार बजट में नहीं लिखती है। ये वो वाला पैसा है जो इतना दे रही है, सरप्लस अमाउंट ऑफ ट्रांसफर कर रही है RBI गवर्नमेंट को पैसा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, वो क्या है कि इंडिया का जो पैसा है ना, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ जा रहा है और कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है पैसा। देखो हम लोग जो पे एंड अलाउंसेस देते हैं ना, उस पर
2.92 और 2.6 और 2.49, मतलब ये कांस्टेंट की जा रहा है कि भाई जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं सैलरी वेलरी देने में, पे एंड अलाउंसेस, उसमें इतना ही जा रहा है। बट ये 26 में एस्टिमेट लगाया गया 3.52% हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, सरकार के पास रुपए 100 ही है। अब अगर 100 का बेस हम नहीं बढ़ा के 200 करेंगे या 110 नहीं करेंगे, तब तक हम इकोनॉमी में मतलब अपने जॉब कैसे जनरेट कर लेंगे? जॉब सबको चाहिए, ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ इन टर्म ऑफ कि मतलब बच्चे एक मतलब एज से निकल करके आगे एज पे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको जॉब चाहिए, वो वर्किंग कंडीशन में आ रहे हैं। बट आप वो मतलब प्रोडक्शन नहीं बना पा रहे हैं, कंपनीज नहीं स्टेब्लिशमेंट कर पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, कोई ऐसी स्किल नहीं डेवलपमेंट कर पा रहे हैं जहाँ से उनका ग्रोथ हो जाए और वो मेन स्ट्रीम में जॉब की या कहीं भी कंडीशन चला जाए। तो सबको लगता है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऐसी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जहाँ से जीवन यापन सही से हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनका एक रहता है। बट गवर्नमेंट भी कितना कर सकती है, एक लिमिट है उसकी भी। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक फेलियर है ऑल ऑफ गवर्नमेंट का, जितनी भी आई है, कि इन्होंने कभी भी प्रमोशन नहीं किया, प्रमोट नहीं किया कि हमें आगे फर्दर बढ़ना है और कैसे इस देश को आगे लेके जाना है। अपने यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना है, अपने यहाँ पे चीजें बनानी है। इनका पे अलाउंसेस इतना है, मतलब अब आपको नेता लोगों की क्या बात पता है, सब कुछ पता ही है, उसके बारे में क्या ही डिस्कस करना। बट जो भी है आप समझ जाओ, मतलब मोटा मोटा जो मुझे समझाना था आप लोगों को। पेंशन में देखो कितना पैसा जा रहा है। पेंशन में पहले 22 में जा रहा था 1.99, फिर 23 में गया 2.42, फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में गया 2.38। ऐसे करके ये एस्टिमेट बढ़ ही रहा है पेंशन का। सब्सिडीज में देखो कितना जा रहा है पैसा हम लोगों क्या, सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, सब्सिडीज में जा रहा है पैसा। ये सब्सिडाइज कौन कौन सी है, फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। मैंने फर्टिलाइजर के लिए एक वीडियो भी कराया था, आप वो भी देख लेना। फूड के लिए भी वीडियो कराया है एक। और सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। जितना हमारा बजट है ना, उसका इंटरेस्ट पेमेंट में देखो कितना पैसा हमारा चला जा रहा है। अब इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जैसे मान लो सरकार ने पहले से मनमोहन की टाइम सरकार कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की आई, फिर किसी और की आई, तो मतलब सबों ने पैसा ले लेके रखा है उधार। ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है ना, वही इतना जा रहा है। पर बोल रही हमने पहले से कम किया, अब वो उनकी लोग जाने क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसके बारे में। लेकिन हम लोग इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट बच जाएगा तो जितना डिफेंस में हम लोग खर्च कर रहे हैं ना, उससे कई ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा खर्चा कर दे रहे हैं अपना। फिर डिफेंस की सर्विसेज में जा रहा है पैसा, ये चलो ठीक है, डिफेंस तो बात है अपने इंडिया की मतलब, और फिर अदर्स में जा रहा है पैसा। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों का पैसा जा रहा है जो सब्सिडीज में। और जो डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है ना सब्सिडीज में, मतलब तो ये भी बहुत हो रहा है। ये लास्ट टाइम पे 3.48 लाख करोड़ रुपए पास्ट ईयर में हम लोगों ने दिए हैं, जिसमें और मेजर सब्सिडीज स्कीम कौन कौन सी, पीडीएस है, मनरेगा है, पीएम किसान है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, इसमें हम लोगों ने बहुत पैसा खर्चा किया है। ये हमें नहीं करना चाहिए, और इसी को वो सब्सिडाइज करने के लिए आरबीआई पैसे दे रही है। तो इसी को देखते हुए लोग कंपनियां जो भी है ना सीपीएससीज वो सेल करना चाह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत में। ठीक है, इसीलिए इन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन करके जो भी है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये भी क्रिएट किया है कि रिसाइकिल कर सकें, पब्लिक ग्रोथ हो सके और फ्यूचर सेक्टर में अच्छा हो सके। बट यार ऑलरेडी वो इतना पैसा तुम्हें दे रहे हैं ये सीपीएससी, तो क्यों बेचना चाह रहे हो भाई, अच्छे से चलने दो ना उनको। बट गवर्नमेंट है भाई, जो भी करना चाहें। तो इसका यही है, मतलब मेन मोटो मेरा यही था बताने का कि लोग ये चाह रहे हैं कंपनी एक्ट में चेंज करके कि 26% अगर ला दें तो मिनिमम ओनरशिप उनकी क्रिएट हो जाए। ये इसका मेन थीम था, मतलब ये आर्टिकल बताने का। इसमें यही चीज़ यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, बिजनेस लाइन में भी लिख के कि फाइनेंशियल मतलब जो भी आया था वो इकोनॉमिक सर्वे में वो यही बताया था कि मतलब in order to improve the governance through a stake sale, the company act can be amended so that 26% stake allow the effective control against the 51% at present. Government holding in many entities below 60%, these are limit to creeping sale. ठीक है, कहीं ना कहीं सेल को ये डिसार्म कर रही हैं और इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो कैग की रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया बियरली 10% ऑफ ऑल द सीपीएससी, मतलब जैसे मान लो कि टोटल 700 है, 700 में से केवल 70 ही लिस्टेड है। लिस्टिंग दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, होना चाहिए। क्योंकि इसमें कहते हैं क्या है, लोग लिस्ट करते नहीं है, ओएफएस मॉडल से बेच देते हैं, तो उसमें दिक्कत आती कहीं ना कहीं। फाइनली ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन इज लाइकली टू वर्क बेटर फॉर द एंटिटी कंसर्न एंड फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। और उनका कहना ये भी है कि जो भी इससे पैसा आ रहा है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाना चाहिए। मतलब अगर पीएसयू तुम सेल भी कर रहे हो ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाना चाहिए, कैपेक्स में ही। अब कैपेक्स में होता क्या है, कैपेक्स का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि तुम रोड कहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक बना रहे हो रोड, है ना। मैं एक नया फ्रेश पेज लिख लेता हूँ जैसे, लेट सपोज ये कैपेक्स होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट होता है ये, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट कैपेक्स का मतलब क्या होता है, ये फ्यूचर में भी ना तुमको रिटर्न कुछ ना कुछ देगा कैपेक्स, ठीक है। ये कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। अब रेवेन्यू वाले में क्या होता है, जब हम जैसे मान लो पेंशन बांट दी, किसी को सैलरी दे दी,
तो क्या है, वो चली गई ना, फर्दर उसका रिटर्न तो कुछ आएगा नहीं। पर कैपेक्स में जो पैसा लगाया जाता है ना, उसका कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न भी आता है, एक टाइम तक रिटर्न आता रहता है उससे, और उसको बराबर, जैसे रोड बनाए, रेलवे बनाए, हाईवे बनाए तुमने, तो ये सब क्या है, कैपेक्स से जनरेट हो रहा है ना, उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है लोगों को, उसके बाद तुम सैलरी भी दे रहे, तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो रहा है, सारी चीजें होती है कैपेक्स से। तो कैपेक्स इंडिया का होना चाहिए, और कैपेक्स लास्ट में 4-5 साल में इंक्रीज भी हुआ है कैपेक्स, ऐसा नहीं कैपेक्स नहीं इंक्रीज है। कैपेक्स का टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ है, टोटल मिला के 11.11 लाख करोड़ रुपीज टोटल हम लोगों ने अभी कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और कर भी रहे हैं लगातार इसमें कैपेक्स में। बट देखो, सरकार का दिखाना, कभी भी सरकार ये नहीं दिखाएगी आपको कि मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ खराब चल रही है, ये बात आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, फाइंडिंग करनी पड़ेगी कि क्या खराब चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ पे थोड़ा विवाद होता है किसी न किसी चीज़ का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा जिसमें कोई विवाद ना हो, वो वही पूछेगा जिसमें कुछ ना कुछ डाउट हो, ठीक है, कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम चल रही है, वो बताओ आप, तो आपको उसका सोल्यूशन बताना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताना था कि गवर्नमेंट ये सोच रही है और डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी इस तरीके से चल रही है, बट हाँ, ये जो OFS मॉडल से ये सेल कर रही है काफ़ी सही भी है कहीं ना कहीं हद तक। और जिन्होंने टारगेट 27 का जो भी 80,000 करोड़ रुपए बनाया था, उसमें से 52,000 करोड़ रुपए ऑफर ये 4 महीने में लेके आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी ये लोग ऐसी तरीके से कर रहे हैं तो और अच्छा करेंगे, बट वही है, जो पैसा आना चाहिए वो सही से इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ठीक है। मतलब कि मेरा अपना मानना है कि जो CPSE है उसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ऑलरेडी इतना सारा प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाई दिया वो कितना प्रॉफिट दे रहे हैं लास्ट 5 साल में, ये टोटल जो भी बजट था उनका टोटल मिला के, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, उसी का ये डाटा है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी समझ में आ गया हो। और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये लेक्चर्स जो भी हैं ये कोई फ्रेश पर्सन के लिए नहीं है जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा अगर आपका बेसिक्स चीज़ें थोड़ा क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा ठीक करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम से, कि जिससे कि चीज़ें थोड़ा सही और हो सके, ठीक है। तो यही बताना इस आर्टिकल में, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आराम से और अपना ध्यान रखिए, बाय।